आज तो वसूली करके ही जाऊंगा। घनश्याम, अरे ओ घनश्याम। वो तो स्कूल गए हैं। स्कूल गया है। अरे बहाना तो ढंग का बनाती। हाँ लाला, मैं स्कूल ही गया था, फार्म स्कूल, जहाँ किसानों को सिखाई जाती है खेतों में पैदावार बढ़ाने की हर बात, जैसे मिट्टी के हिसाब से सही खाद, बढ़िया बीज और जरूरत के मुताबिक कीटनाशक, ताकि कम लागत में अधिक मुनाफा। ये पकड़ लाला, तेरा हिसाब साफ। सहकारिता के बल पर विकास के लिए उठे कदम, जन सहकार की ताकत लेकर आगे बढ़ते जाएं हम। जन जन ने इस क्रांति में है विश्वास जगाया, हम सब ने मिलकर विकास का परचम है फहराया। दूर जहाँ सूरज उगता उस धरती से मैदानों तक, हिम शिखरों के श्वेत बर्फ से हिंद महासागर तक। श्वेत क्रांति हो हरित क्रांति या ग्राम विकास की बात, एकता ही धर्म हो अब चाहे दिन हो या रात। कृषि मंत्रालय भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। अरे हरकू वाह, बीज, कीटनाशक और आज खाद भी। अरे इतना खर्चा कहाँ से? अरे खर्च की चिंता किसे है, मेरे पास है ये किसान क्रेडिट कार्ड। कार्ड? अरे बैंकों द्वारा जारी इस कार्ड से किसान उसकी सीमा तक की रकम कभी भी बैंक से निकलवा सकता है और खेती बाड़ी की सामग्री कभी भी खरीद सकता है। तो हरकू भैया एक कार्ड मेरे लिए भी। किसान क्रेडिट कार्ड के लिए नजदीकी बैंक से संपर्क करें और पाएं ढेर सारे लाभ। कृषि दर्शन के सभी दर्शकों को नमस्कार। साथियों, यदि आप पशुपालक हैं तो ये बात अच्छी तरह जानते होंगे कि हमें अपने पशुओं की साल भर बहुत अच्छी तरह देखभाल करनी होती है, तभी हमें उत्पादन अच्छा मिलता है और हमारे पशु स्वस्थ रहते हैं। लेकिन बारिश के दिनों में पशुओं को विशेष देखभाल की आवश्यकता होती है। इसकी वजह यह है कि बारिश के दिनों में वातावरण में नमी होती है और नमी में जीवाणु बहुत अधिक पनपते हैं और ये जो रोग जनित जीवाणु होते हैं ये घास के और चारे के माध्यम से पशुओं के पेट में पहुँच जाते हैं और पशुओं को बीमार कर देते हैं। इसलिए बारिश के दिनों में हमारे पशुओं की हमें बहुत विशेष देखभाल करने की आवश्यकता होती है। तो साथियों, बारिश के दिनों में पशुओं की देखभाल किस तरह से की जाए, उन्हें रोगों से किस तरह से बचाया जाए, इस विषय में हम आज चर्चा करेंगे। इस विषय में आपको जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं पशु चिकित्सा सेवाएं माना रायपुर से अतिरिक्त उप संचालक पशुपालन डॉक्टर रश्मि सिंह। आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार साथियों, इस विषय पर हम विस्तृत चर्चा करेंगे, लेकिन चर्चा करने से पहले हम पशुपालन के संबंध में आपको एक लघु फिल्म दिखाते हैं जिससे आपको पशुपालन के संबंध में और भी जानकारी प्राप्त होगी। आइए देखते हैं ये लघु फिल्म। किसान भाइयों, बारिश का मौसम आते ही चारों तरफ हरियाली छा जाती है, लेकिन बारिश का मौसम हमारी सेहत पर काफी बुरा प्रभाव डालता है। साधारणतया भारत में वर्षा ऋतु का समय जून महीने से लेकर सितंबर तक का होता है। पशु अनेक रोगों से ग्रसित हो जाता है। इसी मौसम के दौरान परजीवियों की संख्या में अत्यधिक वृद्धि देखने को मिलती है, जिनके द्वारा पशुओं को आंतरिक और बाह्य परजीवियों के रोग हो जाते हैं। दुधारू पशुओं का स्वास्थ्य बिगड़ जाता है और उसके कारण दूध उत्पादकों का आर्थिक नुकसान हो जाता है।
चूँकि गर्मियों के मौसम में सामान्यतः पशु को सूखा चारा मिलता है और अचानक भरपेट हरा चारा मिलने से उसके पेट में सूक्ष्म जीवों द्वारा होने वाली किण्वन की क्रिया प्रभावित होती है और हमारे पशु को अपच होकर दस्त लग जाते हैं। इस समस्या से बचने के लिए हमें पशुओं को एकदम से हरा चारा भरपेट नहीं देना है। उन्हें हरे चारे के साथ सूखा चारा जरूर दें। पशु के दूध उत्पादन का आवास से गहरा संबंध होता है, क्योंकि अच्छा आवास का मतलब है सूखा, आरामदेह, हवादार आवास। जब पशु को आराम मिलता है तो दूध उत्पादन सामान्य और अच्छा मिलता है, और अगर पशु तनाव में है तो दूध उत्पादन कम हो जाएगा। इसलिए बरसात के समय खुले में बंधे हुए पशुओं से दूध उत्पादन कम मिलता है। अतः बरसात से पहले पशु आवास ठीक करवा लेना अति आवश्यक है। पशुओं के खुरों को समय समय पर साफ करते रहना चाहिए, क्योंकि बारिश के मौसम में फफूंद को बढ़ावा मिलता है। यदि पशुओं में कोई भी असामान्य लक्षण दिखाई दे तो तुरंत पशु चिकित्सक से संपर्क करना चाहिए। कृषि दर्शन कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का एक बार फिर स्वागत है। साथियों, अभी इस लघु फिल्म के माध्यम से आपने देखा कि बारिश के दिनों में हमारे पशुओं का आवास एकदम सूखा साफ सुथरा होना चाहिए, उन्हें पौष्टिक आहार देना चाहिए। इस विषय में हम और चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर श्वेता जी। मैम, आपका एक बार फिर स्वागत है। साथियों, यदि आप हमसे जुड़ना चाहते हैं, कोई प्रश्न है जो आप पूछना चाहते हैं पशुपालन के संबंध में, तो हमारे एक टोल फ्री नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं। हमारा नंबर है 1800-233-9418। आइए चर्चा की शुरुआत करें। मैम, हम जानते हैं कि बारिश का मौसम हरियाली का भी मौसम होता है और बीमारियों का भी मौसम होता है। इससे जितना प्रभावित हम इंसान होते हैं उतने ही हमारे जीव जंतु भी होते हैं। तो हमारे पालतू पशुओं पर बारिश का क्या प्रभाव पड़ता है, क्या दुष्प्रभाव पड़ता है, कहना चाहिए? बारिश का पशुओं पर सकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है, नकारात्मक प्रभाव भी पड़ता है। सकारात्मक प्रभाव ये है कि गर्मी से राहत मिलती है, बहुत बड़ी गर्मी रहती है, पानी सब तरफ भरा रहता है और टेम्परेचर जो है, तापमान वातावरण का कम हो जाता है। जी जी। नकारात्मक प्रभाव बहुत ज़्यादा पड़ता है, क्योंकि जो संक्रमण रोग हैं उनकी जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। इसके साथ साथ परजीवियों की संभावना, जो परजीवी हैं, कीट हैं, जो छोटे छोटे माइट्स हैं, मींज हैं, जो पशुओं के त्वचा पे चिपक जाते हैं और बीमारी पैदा करते हैं, इनकी संभावनाएं बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं। तो इन सब चीज़ों के रहते हुए हमें थोड़ा सा ध्यान रखना, विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता होती है। तो बारिश के मौसम में मुख्यतः प्रॉब्लम होती है नमी से। तो नमी से बचाने के लिए हमारे पशुओं का आवास किस तरह का होना चाहिए, उनका खान पान किस तरह का होना चाहिए? एक्चुअल में क्या होता है कि जो विषाणु और जीवाणु हैं, ये नमी में ही पनपते हैं। अच्छा। ऐसे तो वातावरण में रहते ही हैं, लेकिन जैसे ही तापमान कम होता है, नमी बढ़ जाती है, इनकी वृद्धि होने लगती है। जी जी। तो उस समय हमें थोड़ा सा उस बारिश आने से पहले हमें आवास को ठीक करवा लेना चाहिए। कहीं से भी पानी टपकना नहीं चाहिए। छोटी छोटी दरारें हैं उनको भर देना चाहिए, क्योंकि इसमें जो कीड़े हैं वो छुप जाते हैं। अच्छा अच्छा। और जो फ्लोर है, जो उनका जो नीचे का वो फ्लोर है, उसको क्लीन रखना चाहिए। और बाकी बाहर जितनी भी गंदगी है उनको साफ करवा देना चाहिए। अच्छा। पानी की निकासी है वो प्रॉपर पहले साथी का फोन सुन ले। जी। हेलो हेलो हेलो। मेरा पड़ता है जिला। मैं जानना ये चाहता हूँ कि बरसात के मौसम में जो जानवर
रखे जाते हैं, हमारे रहते कभी भीग जाते कभी सूखे में रहते हैं। अच्छा। तो ऐसी फसल में कौन कौन सी बीमारियों को घेरने के चांस होते हैं और उन बीमारियों से हमें बचाने के लिए कौन कौन से उपाय एहतियात हमें बरतने चाहिए? जी जी बताइए। आपका प्रश्न बहुत अच्छा है। और बीमारी से बारिश से पहले बहुत सारी बीमारियां होती हैं। उसमें सबसे मेन तो खुरपक गलघोटू रहता है, ब्लैक क्वार्टर रहता है। ये बारिश के समय बीमारियां होती ही होती हैं। तो उससे बचाने के लिए सबसे पहले तो हमें जो जानवर को है उसको बारिश से बचाना चाहिए और समय पर टीकाकरण करवाना चाहिए। टीकाकरण के लिए बारिश की शुरुआत से पहले ही मिड अप्रैल से 20 अप्रैल से लेके मई के बीच में टीकाकरण होता है और वो सरकार की तरफ से पूरा टीकाकरण मुफ्त रहता है। तो उससे पहले हमें पूरा टीकाकरण करवा लेना चाहिए। उसके बाद जितना भी रहता है, ब्लोट की कंडीशन रहती है और जो टिक्स एंड माइट्स की कंडीशन रहती है, इसके लिए आपको जो उसका आवास है उसकी व्यवस्था ठीक रखनी चाहिए, नमी से बचाना चाहिए जानवर को। जो गलघोटू बीमारी है ये मुख्यतः भैंस के ज़्यादा होती है और जो एक टंगिया जो रोग है वो 6 महीने से लेके 24 महीने के जो जानवर हैं उनमें ज़्यादा रहता है। तो हमें जैसे भैंस में बीमारी रहती है गलघोंटू की, इसके जो बैक्टीरिया हैं, इसके जीवाणु हैं, उनकी श्वास नली में बैठे ही रहते हैं। तो जैसे ही थोड़ा सा तनाव होता है वैसे ही वो उनकी वृद्धि होने लगती है और जानवर को अपनी बीमारी के चपेट में ले लेते हैं और उसे निमोनिया हो जाता है और 2 या 4 दिन में जानवर की मृत्यु हो जाती है। तो इसके समाधान के लिए सबसे अच्छा है आप समय पर टीकाकरण करवाएं और अगर बीमारी हो जाती है तो संपर्क में जो पशु चिकित्सालय है वहाँ पशु चिकित्सक से संपर्क कर उसका तुरंत इलाज करवाएं। जी, क्योंकि मैडम आपने टीकाकरण की बात की, तो टीकाकरण हमारे पशुपालकों को किस समय करवाना चाहिए? बारिश शुरू होने से पहले उसका टीकाकरण पूरा हो जाना चाहिए। अच्छा, और ये सरकार की तरफ से और हमारे उनकी तरफ से। एक और साथी का फोन है। हेलो 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 नमस्कार जी, आप कौन बोल रहे हैं? मैं मुकेश कुमार साहू बोल रहा हूँ। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरे पास 10-12 पशु है। उसका बारिश के दिनों में बीमारी से बचाने के लिए टीकाकरण कौन कौन सा लगवाना है? जी जी जी, ये भी टीकाकरण के बारे में जानना चाहते हैं, कौन कौन से टीका लगवाएं? आपने भी प्रश्न बहुत अच्छा पूछा है। बारिश से पहले जो HSBQ का टीकाकरण है वो अवश्य करवाएं, क्योंकि बारिश के समय जैसे ही बारिश शुरू होती है इसका प्रकोप बढ़ जाता है। तो जैसे ही अप्रैल के महीने के बाद और जून में बारिश शुरू होती है, अप्रैल से मई के बीच में आप उसका टीकाकरण जरूर करवा लें। जी जी मैडम, अगर हमारा पशु खाना पीना कम खा रहा है या सुस्त है तो क्या ये लक्षण काफ़ी हैं जानने के लिए कि पशु बीमार है? कैसे हमारे पशुपालक जान पाएंगे कि उनका पशु बीमार है और उसे दवा या चिकित्सा की आवश्यकता है? बहुत अच्छा प्रश्न है और हर पशुपालक को ये प्रश्न मतलब पता होना चाहिए, इसका जवाब पता होना चाहिए। एक्चुअल में क्या होता है कि जैसे ही पशु थोड़ा सा डल हो जाता है और खाना पीना बंद कर देता है, मेरे पशु चिकित्सालय में बहुत सारे पशुपालक आते हैं और वो आते हैं और बोलते हैं कि रात से उसने कुछ नहीं खाया है। अच्छा, ठीक है, सुबह उसका जैसे ही उसने कुछ नहीं खाया उसका जो दुग्ध उत्पादन है वो कम हो जाता है। अच्छा, फिर हम उसका जो टेम्परेचर है, बॉडी का जो तापमान है वो बढ़ जाता है। तो ये सारे लक्षण होते हैं जिससे हम पता कर सकते हैं कि जो पशु है वो स्वस्थ अवस्था में नहीं है। जी जी जी। तो तुरंत ही नज़दीक पशु चिकित्सालय में जाकर संपर्क कर किसी अच्छे पशु चिकित्सक को बुलाकर तुरंत उसकी जाँच करवानी चाहिए। जी जी, आपने लक्षण तो बताए कि पशु स्वस्थ ना रहो तो किस तरह से बिहेव करता है। आवास के अलावा और क्या तरीका होता है पशुओं के बीमार के लक्षण जानने के और उनको इस तरह इन लक्षणों से बचाव के लिए, यानी बीमारियों से बचा सके हम? एक हमारे और साथी का फोन है, पहले हम सुन लें। हेलो हेलो नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? मैं विष्णु कुमार सेठ। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? बरसात के दिनों में छोटे बछड़े हैं, उसमें लीक की संभावना अधिक होती है। अच्छा, तो उसका उपाय जानना चाहते हैं आप? विष्णु जी, बहुत अच्छा प्रश्न है। और छोटे बछड़े जो हैं या बच्चे हैं उनको बारिश के मौसम में बचाना बहुत ज़रूरी रहता है, क्योंकि वो इतने नाजुक रहते हैं, उनमें रोग प्रतिरोध की क्षमता बहुत कम रहती है।
तो हमें पहले तापमान जो गिरता है उससे बचाना चाहिए। बाहर खुले में नहीं रखना चाहिए, उनका एक कमरा अलग रखना चाहिए जहाँ पर उसका तापमान सही रहे। उसे बारिश से बचाना चाहिए और जितना भी हो सके उसका साफ़ सफाई का प्रबंध करना चाहिए, क्योंकि टीका हम 6 महीने के बाद ही लगा सकते हैं, उससे पहले हम टीका नहीं लगा सकते हैं। तो उस बीच में जब वो पैदा होता है और 6 महीने तक हमें उसका खास ध्यान रखना चाहिए, खास प्रबंध रखना चाहिए और प्रॉपर जो माँ का जो दूध है वो पूरा पिलाना चाहिए, अच्छे से पिलाना चाहिए, जिससे और विटामिन ए का इंजेक्शन है शुरुआत में जैसे ही वो होता है उसके कुछ दिन बाद विटामिन ए का इंजेक्शन लगाना चाहिए, जिससे रोग प्रतिरोध जो क्षमता होती है, बीमारी से लड़ने की क्षमता होती है, वो उनमें अच्छे से डेवलप हो जाती है, तो वो बीमारी की संभावनाएं उनकी कम हो जाती हैं। जी मैम, ये तो हमने बात की एक जनरल जो पशु हैं उनके देखभाल की। एक हमारे साथी का और फ़ोन है, पहले सुन लें। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? नमस्कार, मैं भगत राम पटेल बोल रहा हूँ, खुद को बिलासपुर छत्तीसगढ़ से। आज की कार्यक्रम में आपको और डॉक्टर साहब जी को राम राम, जय जोहार, नमस्कार। जय जोहार। हाँ, मैं ये जानना चाहता हूँ कि जैसे बरसात के मौसम में गाभिन पशु है, इसके लिए हमको कौन कौन सी बातों की सावधानी रखनी है जिससे गाभिन पशु को हम सुरक्षित रख सके और उनको किसी तरह से नुकसान ना हो, इसके बारे में हम जानना चाहते हैं। जी बहुत अच्छा प्रश्न है आपका पटेल जी, आपका प्रश्न बहुत अच्छा है और इस समय हमें गाभिन पशु का विशेष ध्यान रखना चाहिए। सबसे पहले तो हमें उसके खान पान का पूरा ध्यान रखना चाहिए और उसका टीकाकरण तो अवश्य करवा देना चाहिए, जैसा मैंने अभी कुछ देर पहले भी बताया था। इसके अलावा हमें उसका जो फ्लोर है, उसका जो नीचे जो बैठती है वो बिल्कुल सूखा रखना चाहिए, बिल्कुल नमी नहीं रहनी चाहिए, उसका स्लिपरी फ्लोर नहीं रहना चाहिए, क्योंकि गाभिन पशु का जो फिसलने की जो संभावना है वो बहुत बढ़ जाती है। तो जो फ्लोर है, जो उसका जो नीचे का जो है जगह, वो पूरा बिल्कुल भी चिकना नहीं होना चाहिए, थोड़ा खुरदरा रहना चाहिए, सूखा रहना चाहिए, हवादार रहना चाहिए और जहाँ तक हो सके उसे बारिश से बचाना चाहिए, क्योंकि अगर बीमारी हो जाती है तो फिर उसके लिए परेशानी हो जाती है। तो बारिश के भीगने से बचाना चाहिए और संतुलित आहार देना चाहिए उसको। जी जी, रश्मि जी, गाभिन पशु की तो आपने बात बताई, पर नवजात जो बच्चे होते हैं, बछड़े होते हैं, उनकी विशेष देखभाल बारिश के समय में कैसे की जानी चाहिए? हाँ, जैसे अभी प्रश्न भी किया था, तो उनकी देखभाल हम लोगों को जो गिरता हुआ तापमान है उससे थोड़ा बचाना चाहिए। माँ का जो कोलेस्ट्रम है, पहला जो दूध रहता है, उसको भरपूर पिलाना चाहिए, क्योंकि उसमें रोग प्रतिरोध से लड़ने की जो क्षमता होती है वो बहुत अच्छी होती है। विटामिन ए का जो दवाई है, सिरप है या फिर इंजेक्शन है, वो लगवा लेना चाहिए। और उसके साथ साथ उनका जो रहने का जो जगह रहती है वो बहुत प्रॉपर रहनी चाहिए, वो ठीक रहनी चाहिए। एक और मैं इसमें थोड़ा सा ऐड करना चाहूँगी, LSD डिजीज है, लंपी स्किन डिजीज, जो काफ में बहुत होती है, क्योंकि उनमें टीकाकरण तब तक नहीं होता है। अभी छत्तीसगढ़ में लंपी स्किन डिजीज का जो बच्चे हैं उनमें प्रकोप ज़्यादा देखा जा रहा है, क्योंकि तब तक जो बचपन से लेके 6 महीने तक हम उसमें टीकाकरण नहीं कर सकते हैं। तो उस टाइम वो बच्चों को जो कीड़े हैं वो नहीं काटे। मैम एक और फोन सुन लेते हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ मैडम, नमस्कार। नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी प्रकाश सरोज बोल रहा हूँ, पलारी से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं आप? तो क्या हमारे पास पशु रखे हैं घर में पर्सनली? जी 8-10 पशु रखे हैं। अच्छा, तो क्या है उसमें वो बरसात लगती है, मतलब 2 गरवा है, उसमें क्या है वो थोड़ा एक पैर पे खुरानी का शिकायत आता है। जी, पशु के पैर में प्रॉब्लम है। अच्छा, पैर से संबंधित रोग हैं इनके? प्रश्न बहुत अच्छा है, क्योंकि नमी रहती है तो जो उसके पशु के जो पैर में है ना, खुर में घाव हो जाते हैं। तो आपको नमी से बचाना है। पानी जहाँ जल भराव है, थोड़ा कीचड़ है, वहाँ पे पशु को नहीं जाने देना है। और जो उसका शेड है जहाँ पर आप रख रहे हैं वहाँ पर भी बिल्कुल सूखा रखना है। उसके बाद भी अगर ऐसा होता है तो उसको पूरा अच्छे से साफ करना है। पोटेशियम परमैंगनेट का जो घोल रहता है उसको जो पोटाश बोलते हैं, चुटकी भर लेकर एक कप में डालना है और उसमें
थोड़ा सा जो जानवर है उसका पैर को डुबोना है। इसके साथ साथ हम जो बोरिक पाउडर है वो हर पशु चिकित्सालय में रहता है, वहाँ से आप लेकर उसको बोरिक पाउडर का पैर को उठाकर थोड़ा सा छिड़काव कर देना चाहिए। बोरिक पाउडर एक तो एंटीसेप्टिक है और दूसरा उस जगह को सूखा रखेगा। ठीक है, ये तो छोटी छोटी सी चीजें हैं, इसी से सही हो जाता है। अगर इसके बाद भी सही नहीं होता है तो पास के पशु चिकित्सालय पशु चिकित्सक से संपर्क कर उसका प्रॉपर ट्रीटमेंट, प्रॉपर इलाज आप कर। जी मैम, अभी तक हम बात कर रहे हैं दुधारू पशुओं की, पर हम देखते हैं कि बारिश के समय में कुत्ते जो होते हैं वो भी बहुत एग्रेसिव हो जाते हैं और कुत्ते काट भी लेते हैं बहुतों को। तो इस समय क्या सावधानी बरतना चाहिए? अगर किसी को कुत्ते ने काट लिया है तो उसको कब टीकाकरण करवाना चाहिए, क्या इंजेक्शन लगवाना चाहिए, क्या क्या सावधानी रखना चाहिए और घाव का किस तरह से इलाज किया जाना चाहिए? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका, क्योंकि मेरे हॉस्पिटल पशु चिकित्सालय में भी ऐसे बहुत सारे केस आते हैं। तो उसका पहले अगर प्रश्न सुन ले फिर हम चर्चा करेंगे। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी नमस्ते मैडम, मैं गिरिराज बोल रहा हूँ, बलौदा बाजार गिरिराज से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? मेरा प्रश्न है कि बरसात में कौन से खाना उचित रहता है पशुओं के लिए? पशुओं के लिए सूखा की गीला? हाँ। अच्छा, इनका संतुलित पौष्टिक आहार से संबंधित प्रश्न बहुत अच्छा प्रश्न है। बरसात में बहुत हरा घास हो जाता है। मैं आप लोगों को बताना भी चाहूँगी, उसमें एक तो ब्लोट की कंडीशन बहुत हो जाती है, क्योंकि बहुत हरा चारा खा लेती हैं तो उनका अफरा हो जाता है, एक अफरा जो रहता है एक रहता है, ब्लोट की कंडीशन हो जाती है। तो बहुत ज़्यादा हरा चारा खिलाने से बचाना है। दूसरा, ज़्यादा हरा चारा खाने से एक मैग्नीशियम की कमी होती है चारे में, क्योंकि तुरंत ही तुरंत बारिश पड़ती है और हरा चारा उग जाता है। तो उगने की वजह से उस चारे में ना मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। उस मैग्नीशियम की कमी के कारण और जानवर वो चारा ज्यादा खा लेता है तो जानवर के शरीर में भी मैग्नीशियम की कमी हो जाती है। तो पूरा जो उनका जो शरीर है ना कपकपाने लगता है, वो गिर जाता है और पूरा शरीर थरथराता है। तो ऐसे में पशुपालक समझ नहीं पाते हैं कि क्या कारण है, कि तापमान बिल्कुल सही है शरीर का, कोई ऐसा कुछ वो नहीं। तो उसमें यही एक कारण है कि बहुत ज़्यादा हरी घास खाने से मैग्नीशियम की कमी के कारण और ये वाली संभावनाएं बढ़ जाती हैं। तो ज़्यादा हरी घास खिलाने से बचना है, जो सूखा और हरा जो चारा है वो मिलाकर ही देना है। मतलब संतुलित रूप में दोनों ही होना चाहिए। कुछ पोर्शन में सूखा चारा भी हो, कुछ पोर्शन में हरा चारा भी हो, सूखा और उसके साथ कंसंट्रेट भी होना चाहिए। उसमें सारे मिनरल्स, विटामिन वगैरह पूरे रहते हैं, प्रोटीन का जो रहता है वो पूरा कॉमन रहता है। मैम, हमारे दर्शक के इस प्रश्न से पहले हम चर्चा कर रहे थे रेबीज पर। रेबीज के बारे में आप हमें जानकारी दें। इसमें जो एक और साथी का प्रश्न है, पहले सुन ले। हेलो हेलो हेलो, नमस्कार, आप कौन बोल रहे हैं? जी मैं चंद्रशेखर मुगेली से। जी पूछिए, क्या पूछना चाहते हैं? क्या है, मेरे 2 मंथ का बच्चे हैं, बछड़े। वो क्या है ना, वो सुखते जा रहा है, वो उसका शरीर नहीं आ रहा है। में क्या हो रहा है, फिर से बोलिए। 2 महीने का बछड़ा है आपका, फिर क्या हुआ उसको? बछड़े को क्या हुआ? हेलो, हाँ, बछड़े को क्या हुआ है? आप एक बार प्रश्न दोहराइए। वो क्या है ना मैम, उसका शरीर नहीं आ रहा है। अच्छा, स्वास्थ्य उसका बहुत अच्छा प्रश्न है जी। उसका जो स्वास्थ्य नहीं आ रहा है, आपने उसमें कृमिनाशक दवाई शायद नहीं पिलाई है, तो उसके पेट में जो कृमि है, तो आप जितना भी दूध पीता है या खाता है वो पूरा कृमि उसको ले लेते हैं। तो आप उसको कृमिनाशक पहले दवाई पिलाइए, तो सारे उसके पेट के जो कृमि हैं और उसके लार्वा हैं वो निकल जाएंगे, फिर उसका शरीर आ जाएगा। जी। ठीक, हम चर्चा कर रहे थे रेबीज पे और कुत्ते काटने की घाव की देखभाल पर। जी, अक्सर जो कुत्ते रहते हैं, जो गली के कुत्ते रहते हैं, वो छोटे बच्चों पर अटैक जल्दी करते हैं। तो 24 घंटे के अंदर उसका जो 5 दिन का 5 डोज रहती है उसकी, और रेगुलर इंटरवल पर रहती हैं। तो वो डोज लगवाना, एंटी रेबीज वैक्सीन का डोज लगवाना बहुत ज़रूरी रहता है। जैसे ही कुत्ता काटे, जैसे शाम को काटा, अब पशु चिकित्सालय या कोई आ नहीं सकता है, तो आप उस घाव को अच्छे से कार्बोलिक जो एसिड रहता है
जैसे लाइव बॉय रहता है उससे अच्छे तरह से साफ कर दीजिए और थोड़ा सा गुनगुना पानी से और बहुत अच्छे से साफ कर दीजिए। कुछ एंटीसेप्टिक जो क्रीम है वो लगा दीजिए और सुबह या जब भी आपका पशु चिकित्सालय जो पास में हो नजदीक हो वहां पर जाकर आप उसमें एंटी रेबीज का वैक्सीन लगवाएं। उसका शेड्यूल रहता है 5 डोज लगती हैं और एक शेड्यूल के अंदर पर लगवाना चाहिए। जी डॉक्टर रश्मि सिंह, आप हमारे स्टूडियो में आई, हमारे दर्शकों को बहुत उपयोगी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, नया विषय नई जानकारी के साथ हम आपसे फिर मिलेंगे। अभी आज्ञा दीजिए, नमस्कार।